नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं अजीत स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे परिवार रोजगार विद अंकित पर। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, लाजवाब होंगे। प्यारे बच्चों, कल मैराथन थी जिसकी तैयारी में हम लगे हुए थे, तो क्लास नहीं हो पाई थी। आज आपकी क्लास हो रही है जिसमें हम लोग बात करेंगे संघ और उसके राज्य क्षेत्र की। पहला ही भाग आज हम पढ़ने वाले हैं, पार्ट 1 पढ़ेंगे। तो सभी को नमस्कार, राधे राधे, प्रणाम। जल्दी से आप लोग लाइव आ जाइए। देखिए, पॉलिटी में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। यहाँ से ये मानकर चलिए क्वेश्चंस पूछ लेता है। तो सभी साथियों से अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप लोग यहाँ पर जुड़ेंगे, मेहनत करेंगे और मेरे साथ बने रहेंगे। तो स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, संघ और उसके राज्य क्षेत्र की बात करते हैं। संघ से हम पता करेंगे सर संघ होता क्या है। संघ की अगर बात करें तो हिंदी में तो संघ लिखते हैं, लेकिन इसको इंग्लिश में 2 शब्दों से रिप्रेजेंट किया जाता है। एक तो यूनियन से, एक फेडरल से। कि सर यूनियन का मतलब क्या है, फेडरल का मतलब क्या? आवाज़ नहीं आ रही? आवाज़ तो प्रॉपर आ रही है, आवाज प्रॉपर आ रही है, ठीक है जी। तो हम लोग बात करते हैं सर संघ और उसके राज्य क्षेत्र की। पहले हम संघ को डिफाइन करते हैं। संघ की बात करते हैं कि सर ये बताइए, यहाँ पर अगर मैं बात करूं कि सर संघ से संबंधित जो चीजें हैं उनको भी मैं डिस्क्राइब करता हुआ चलूंगा, लेकिन मैं पहले बता देता हूं संघ का मतलब क्या है। देखिए, इसको अगर मैं लिखता हूं तो यहाँ पर संघ को हम यूनियन भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? यूनियन भी लिखते हैं, और इसको हम फेडरल भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं बेटा? इसको हम फेडरल भी लिखते हैं। तो आप कहोगे सर इसको हम क्या लिखते हैं? फेडरल। अब इनका दोनों का अर्थ अलग हो जाता है, दोनों का ही मीनिंग अलग हो जाता है। और मीनिंग क्या हो जाएगा कि सर यूनियन का मतलब क्या है, यूनियन का मतलब क्या होता है। तो आप कहेंगे सर यूनियन का मतलब होता है कि जब राज्य संघ में शामिल किए जाते हैं तो उन्हें संघ से अलग होने की आज़ादी नहीं है। किसी भी राज्य को संघ से अलग होने की आज़ादी नहीं है। और फेडरल सिस्टम में राज्य को कभी भी संघ से अलग होने की आज़ादी होती है। तो दोनों के मतलब अलग अलग हो गए, दोनों के मतलब अलग अलग हैं। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि इसमें क्या है, राज्यों को, स्टेट्स को, राज्यों को हम इंग्लिश में स्टेट्स लिखते हैं, बट हिंदी इंग्लिश का बड़ा पंगा है। राज्य यानी कि स्टेट्स को देश से अलग होने की स्वतंत्रता है। देश से अलग होने की स्वतंत्रता है या नहीं? तो नहीं है। देश से अलग होने की स्वतंत्रता नहीं है। क्या है? अलग होने की स्वतंत्रता नहीं है। होने की फ्रीडम नहीं है, स्वतंत्रता नहीं है। स्वतंत्रता यानी कि फ्रीडम नहीं है, ठीक है जी, फ्रीडम नहीं है। तो ये तो हो जाएगा यूनियन का अर्थ नहीं है। जबकि अगर बात करें फेडरल की, हम यहाँ पर बात करते हैं फेडरल की, तो इसमें क्या है कि राज्यों को देश से अलग होने की स्वतंत्रता है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो आप कहेंगे सर इसमें लिखा है राज्यों को देश से अलग होने की स्वतंत्रता है। देश से अलग होने की स्वतंत्रता है, से अलग होने की स्वतंत्रता है, अलग होने की स्वतंत्रता है। होने की क्या है बेटा? स्वतंत्रता है। तो ये शब्द आपको समझना चाहिए, स्वतंत्रता है। तो यहाँ पर मैंने 2 शब्द आपको बताए कि संघ का क्या क्या परिभाषा हो सकती है। संघ की क्या परिभाषा हो सकती है? तो आप कहेंगे सर संघ को हम यूनियन भी लिखते हैं और फेडरल भी लिखते हैं। फेडरल का अर्थ भी आपको पता चल गया। जैसे कि अब मैं एग्जाम्पल के तौर पर बता दूं, जैसे भारत में यूनियन सिस्टम चलता है, भारत में यूनियन सिस्टम चलता है, संघ व्यवस्था है। तो यहां पर किसी भी राज्य को भारत से अलग होने की आजादी नहीं है। किसी भी राज्य को भारत से अलग होने की आजादी नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं कि सर राज्यों को देश से अलग होने, जैसे कि अमेरिका है, अमेरिका में न्यूयॉर्क है, तो न्यूयॉर्क को अमेरिका से स्वतंत्र होने की आजादी है। अगर न्यूयॉर्क चाहे तो वो अलग हो सकता है, स्वतंत्र हो सकता है। क्या हो सकता है? स्वतंत्र हो सकता है। जैसे भारत में उत्तर प्रदेश को भारत से अलग होने की आजादी है? नहीं है। तो न्यूयॉर्क को
अमेरिका से अलग होने की आजादी है, बिल्कुल है, क्योंकि वहां पर फेडरल सिस्टम है, कनाडा में फेडरल सिस्टम है। तो ये सारी चीजें हम पढ़ लेंगे, ठीक है। अब आपको पता चल गया यूनियन और फेडरल का मतलब क्या क्या होता है। हिंदी में ही संघ को यूनियन कहा जाता है और फेडरल को भी संघ कहा जाता है, ठीक है जी। चलिए अब बात करेंगे, अब हम बात करते हैं कि सर ये कौन से भाग में है। तो हम संविधान का भाग 1 पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे कि सर हम संविधान का पार्ट 1 पढ़ेंगे, ठीक है। क्या पढ़ेंगे हम, भाग 1 पढ़ेंगे, ठीक है। क्या पढ़ेंगे हम यहाँ पर पार्ट 1 पढ़ेंगे और इसमें आर्टिकल्स हम कितना पढ़ेंगे, आर्टिकल्स 1 से लेकर 4 तक पढ़ेंगे। कहाँ से कहाँ तक पढ़ेंगे, 1 से लेकर 4 तक हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप क्या कहेंगे कि सर अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक हम संघ और उसके राज्य क्षेत्र का जिक्र करेंगे और भाग 1 का जिक्र करेंगे, ठीक है। फेडरल को हिंदी में संघ लिखते हैं, यूनियन को हिंदी में संघ लिखते हैं। किसी को यहाँ तक अभी बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो गए हैं कि यूनियन का मतलब भी संघ है, फेडरल का मतलब भी संघ है, लेकिन दोनों की परिभाषाएं अलग अलग हैं। यह व्यवस्था कहाँ पर चलती है, यह व्यवस्था चलती है भारत में, यह व्यवस्था भारत में और ये कनाडा में, ठीक है। कहाँ पर, कनाडा, यूएसए वगैरह में चलती है, ठीक है जी। तो ये आप लोग लिख लीजिए। अब हम बात करते हैं सर, यहाँ पर हम बात करेंगे सर कौन कौन से आर्टिकल में क्या क्या व्यवस्थाएं लिखी हुई हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि ये तो आपको पता चल गया होगा, ठीक है। यहाँ पर हम बात करते हैं मेरे बच्चे, देखिए आर्टिकल 1 क्या कहता है, अनुच्छेद 1 में क्या लिखा हुआ है, आर्टिकल 1 में क्या लिखा है, इसमें क्या लिखा है कि भारत राज्यों का संघ होगा, भारत राज्यों का संघ होगा। इंडिया दैट इज भारत इज अ यूनियन ऑफ स्टेट, हम लोगों ने पढ़ा है भारत दैट इज इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट, ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं कि सर भारत में कुल राज्यों की संख्या कितनी है, कुल केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, तो ये चीज हम पढ़, ठीक है। ये चीज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग क्या बताइएगा, आप लोग क्या बताएंगे बेटा, ठीक है। चलिए तो यहां पर हम लोग बात करेंगे, तो ये सारी चीजें आप लोग बता देना। चलिए तो हम लोग यहाँ पर पढ़ लें कि सर इसमें क्या लिखा है कि भारत राज्यों का संघ होगा, भारत राज्यों का संघ है, भारत राज्यों का संघ है, ठीक है जी। क्या है, भारत राज्यों का संघ है। अब यहाँ पर बहुत सारी चीज आती हैं, क्या भारत राज्यों का ग्रुप है, समूह है, तो आपको ना समूह बताना है ना समझौता बताना है, आपको केवल और केवल संघ बताना है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं भारत दैट इज इंडिया, इसको ऐसे लिखना इंग्लिश में, भारत दैट इज इंडिया, दैट इज इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट, इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, के भारत राज्यों का संघ होगा। अब भारत राज्यों का संघ होगा तो संघ में किस किस को शामिल किया जाएगा, इसमें किस किस को शामिल किया जाएगा। वॉइस प्रॉब्लम हो रही है क्या, देखो भी जरा, वॉइस प्रॉब्लम तो नहीं है, वॉइस प्रॉब्लम तो बिल्कुल भी नहीं है। हम बात करते हैं कि सर इसमें कुल राज्य कितने होंगे, तो इसमें टोटल जो स्टेट्स हैं कि सर टोटल स्टेट्स कितने हो जाएंगे, कि टोटल स्टेट्स कितने हैं, तो आप कहेंगे सर इसमें टोटल स्टेट्स हैं मेरे लाल कितने, 28, कितने स्टेट्स हैं, 28। और यूटीज कितनी है, यूटीज केंद्र शासित प्रदेश, यूटीज का मतलब है केंद्र शासित प्रदेश, कि सर केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है, तो बेटा 8 है। कितनी है मेरे दोस्त, 8 है। ये हम पढ़ेंगे कि सर भारत राज्यों का संघ है, भारत दैट इज इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट, जिसमें 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब इसमें किस किस को शामिल किया गया है, राज्यों को शामिल किया है, केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया गया है, और किसको शामिल किया है, जैसे कोई भी क्षेत्र, कोई भी ऐसा एरिया जिसे हम कंट्रोल कर लें या भारत में शामिल कर लें, वो भी किस में आ जाएगा, अनुच्छेद 1 में आ जाएगा, यानी कि अर्जित क्षेत्र। यहां पर हम बात करेंगे सर भारत संघ किससे बना है, अर्जित क्षेत्र,
अर्जित क्षेत्र का मतलब क्या होगा? जो एक्वायर एरिया होगा। क्या होगा? जो एक्वायर एरिया होगा, जिसको हम एक्वायर्ड कर रहे हैं। ठीक है जी, जिसको हम क्या कर रहे हैं बेटा? जिसको हम एक्वायर्ड कर रहे हैं। तो आप क्या कहेंगे सर? जिसको हम क्या कर रहे हैं? एक्वायर्ड कर रहे हैं। ऐसा एरिया जिसको हमने क्या कर लिया है? एक्वायर्ड कर लिया है, वो एरियाज क्या हो जाएंगे? तो आप कहेंगे सर वो एरियाज क्या हो जाएंगे? भारत में जो क्षेत्र शामिल किए गए, अर्जित का मतलब है जिसको शामिल कर लिया गया है। जैसे किसी भी भूभाग को भारत में शामिल किया गया है तो उससे भारत बना है। ठीक है, क्वालिटी कम कर दीजिए, बहुत एमबी जा रहा है, देखना भाई। चलिए, हाँ जी, बहुत सिंपल। क्वालिटी तो यहाँ से कम है, क्वालिटी तो यहाँ से कम है। हमने कहा कि सर भारत राज्यों का संघ है। किस में लिखा है? अनुच्छेद 1 में। अनुच्छेद 1 में 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, और यही वर्णन अनुसूची 1 में भी दिया हुआ है। अनुसूची 1 में भी दिया हुआ है। अब आर्टिकल 2 क्या कहता है? अनुच्छेद 2 में क्या लिखा हुआ है? अनुच्छेद 2, आर्टिकल 2 में क्या लिखा हुआ है बताइएगा? इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 2। इसमें लिखा है नए राज्यों की स्थापना। नए राज्यों की स्थापना, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट। ठीक है जी, इसमें क्या लिखा है? नए राज्यों की स्थापना। नए राज्यों की स्थापना ठीक है जी। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट, कि सर जो नए राज्य बनाए जाएंगे वो अनुच्छेद किस में होंगे? एस्टेब्लिश्ड ऑफ न्यू स्टेट, नए राज्यों की स्थापना। लेकिन याद रखना कि जो भी नया राज्य बनेगा, जो नए राज्य बनेंगे, ये बाहरी क्षेत्र को शामिल करके बनाए जाएंगे। किसको? बाहरी क्षेत्र को शामिल करके। जो आउटर एरिया होगा, क्या होगा? जो आउटर एरियाज होंगे, बाहरी क्षेत्र को शामिल करके। किसको? बाहरी क्षेत्र को शामिल करके बेटा नए राज्य बनाए जाएंगे। शामिल करके क्या किया जाएगा? नए राज्य बनाए जाएंगे। ये तो हमने पढ़ लिया। अब मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर समझाने का प्रयास करता हूं तो आप कहेंगे जैसे कि क्या किया गया, जैसे एक संविधान संशोधन हुआ। अभी मैं पढ़ाऊंगा सारी चीजें, डिटेल में पढ़ाऊंगा बिल्कुल। भारत तथा इंडिया को दैट इज लिखते हैं। इसको हम क्या बोल देते हैं? दैट इज बोल देते हैं शॉर्ट फॉर्म में। अब मैं यहां पर लिखूं दैट इज तो बहुत लंबा हो जाता, तो मैंने यहीं पर काम खत्म कर दिया दैट इज लिखकर। ठीक है, तो अनुच्छेद 2 में क्या किया गया? एक संविधान संशोधन हुआ, क्योंकि सिक्किम को भारतीय संघ में शामिल करना था। सिक्किम एक स्वतंत्र रियासत थी, तो सिक्किम को भारत में शामिल करने के लिए एक संशोधन करना पड़ा। क्या करना पड़ गया? संशोधन करना पड़ा। तो आप कहेंगे कि सर एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता रहा हूं आप लोगों को, यहां पर एग्जाम्पल के तौर पर आप कहेंगे सर क्या किया जाता है? तो यहां पर सिक्किम को, किसको बेटा? सिक्किम को भारतीय संघ में शामिल करने के लिए एक संशोधन करना पड़ गया, जिसे हम कहते हैं 35वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1974। इसके द्वारा क्या किया जाता है? एक आर्टिकल जोड़ा गया, आर्टिकल 2A जोड़ा जाता है। कौन सा? 2A जोड़ा गया। कौन सा आर्टिकल एड ऑन किया गया है? तो आप कहेंगे सर एड ऑन कौन सा आर्टिकल किया था? 2A। कौन सा आर्टिकल एड ऑन कर लिया था मेरे लाल? तो आप कहेंगे अनुच्छेद 2A को जोड़ दिया, और अनुच्छेद 2A के तहत सिक्किम को कौन सा दर्जा दे दिया गया है? तो सिक्किम को सह राज्य का दर्जा मिल गया। किसका? सह राज्य। एसोसिएट स्टेट, मतलब कंप्लीट स्टेट नहीं बनाया, इसको एसोसिएट स्टेट बना दिया। क्या बना दिया? एसोसिएट स्टेट बना दिया कि भैया सह राज्य का दर्जा सिक्किम को कौन से संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया था? तो 35वां संविधान संशोधन अधिनियम 1974 के माध्यम से सिक्किम को सह राज्य का दर्जा दिया जाता है, क्योंकि आर्टिकल 2A जोड़ दिया था। आर्टिकल 2A कब जोड़ा गया था? 1974 में। कौन से अमेंडमेंट के द्वारा? 35 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट।
35वां संविधान संशोधन अधिनियम 1974 के माध्यम से संविधान में एक आर्टिकल जोड़ा गया 2A, जिससे सिक्किम को एक सह राज्य के रूप में शामिल कर लिया। किसके रूप में शामिल कर लिया मेरे बच्चे? तो आप कहेंगे सर सिक्किम को सह राज्य या एसोसिएट स्टेट बना दिया। क्या बना दिया? एसोसिएट स्टेट बना दिया। अब बात आती है कि सर सिक्किम तो वर्तमान में राज्य है, सिक्किम तो वर्तमान में राज्य है, स्टेट है, तो राज्य का दर्जा कब दिया गया है? सिक्किम को राज्य का दर्जा कब दिया गया? तो आप क्या बताइएगा? आप कहेंगे सर सिक्किम को राज्य का दर्जा कब मिल जाता है? तो यहां पर वो चीजें भी मैं बताऊंगा। इसका बाहरी क्षेत्र का मतलब है जैसे कि पाकिस्तान को हम कंट्रोल कर लें, पाकिस्तान पर हम अपना नियंत्रण कर लें, पाकिस्तान को भारत में मिला लें, ठीक है। चलिए, तो ये सारी चीजें आप लोग लिख रहे होंगे, सारी चीजें आप लोग लिख रहे होंगे। आगे बात करते हैं, ठीक है जी। अभी बेटा यहां पर 75 नहीं होगा मेरे लाल, अभी देखो, अभी तो ये पढ़ा है, अभी तो ये स्टेट ही नहीं बना, आप 75 कह रहे हो, अभी आप 75 कह रहे हो, ठीक है, अभी तो बना ही नहीं। अब बात करते हैं कि सर एक संविधान संशोधन और किया गया कि सर 36वां संविधान संशोधन किया जाता है 1975 में, कि सर 36वां संविधान संशोधन किया जाता है 1975 में, जिसमें आर्टिकल 2A को समाप्त कर दिया। किसको? आर्टिकल 2A को समाप्त कर दिया। क्या कर दिया बेटा? समाप्त कर दिया, एंड कर दिया इसको। क्या कर दिया? इसको एंड कर दिया, खत्म कर दिया। जब इसको खत्म कर दिया तो इसके द्वारा सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया जाता है। सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया। किसको बेटा? सिक्किम को राज्य का दर्जा दे दिया जाता है, राज्य का दर्जा। कि सर सिक्किम राज्य कब बना है? तो राज्य का दर्जा स्टेटस ऑफ स्टेट, स्टेटस ऑफ स्टेट, कि सर सिक्किम को राज्य का दर्जा कब दिया गया है? तो आप कहेंगे सर 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा सिक्किम को राज्य का दर्जा मिल जाता है। किसको मेरे लाल? तो आप बता देना सर सिक्किम को राज्य का दर्जा कब मिला है? तो सिक्किम को राज्य का दर्जा मिल जाता है 36वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के द्वारा। किसके द्वारा? 1975 के द्वारा। क्या यहां तक आप लोग समझ गए? क्या ये सारी चीजें आप लोग समझ गए होंगे? आई होप आप लोग आगे बात करते हैं। क्या यहां तक आप लोगों ने ये लिख लिया? अभी हम इससे थोड़ा सा आगे चलते हैं, आर्टिकल 3 पर आते हैं। अब अनुच्छेद 3 में भी क्या लिखा हुआ है? तो अनुच्छेद 3 में भी लिखा है नए राज्य की स्थापना। अब आप कहोगे अरे सर जी आप तो पागल हो गए, अनुच्छेद 2 में भी नए राज्य और अनुच्छेद 3 में भी नए राज्य, ऐसे कैसे हो सकता है? सर ने गलत बता दिया, ऐसे तो हो ही नहीं सकता। दोनों आर्टिकल में 2 और 3 में नए राज्यों की स्थापना कैसे हो सकती है? बिल्कुल होगी। अनुच्छेद 2 में जब किसी बाहरी क्षेत्र को भारत में मिलाया जाता है तब नए राज्य बनते हैं। अनुच्छेद 3 में जब भारत में ही एक राज्य से दूसरा राज्य निकाला जाए, छोटे छोटे क्षेत्रों को लेकर एक नया राज्य बनाया जाए, तो वो हो जाएगा क्या? वो हो जाएगा बेटा अनुच्छेद 3, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं आर्टिकल 3 की। यहां पर मैं बात कर रहा हूं आर्टिकल 3। आर्टिकल 3 में क्या लिखा हुआ है? तो आप कहेंगे सर अनुच्छेद 3 कहता है नए राज्यों की स्थापना। किसकी? नए राज्यों की स्थापना। नए राज्यों की स्थापना, ठीक है जी, नए राज्यों की स्थापना, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स, न्यू स्टेट्स। लेकिन ये बनेंगे कैसे? ये बनेंगे भारत या भारतीय संघ से ही, भारतीय संघ से। भारतीय संघ का मतलब समझ गए? भारतीय क्षेत्र से, इंडियन टेरिटरी से। इसको हम क्या बोलते हैं? इंडियन टेरिटरी। जब भारत के ही टेरिटरी, तो आप कहेंगे सर जब भारतीय संघ से ही अलग
एक राज्य से दूसरा राज्य बनाया जाए। जैसे कि अगर मैं बात करूं उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड बना है, ठीक है, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना बना है, इस प्रकार से जम्मू कश्मीर से लद्दाख बना है। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ लेते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है जी। अब यहाँ पर क्या है, तो नए राज्यों की स्थापना हो गई, पहला पॉइंट ये हो जाएगा। दूसरा पॉइंट हो जाएगा राज्य की सीमा में वृद्धि। राज्यों की सीमा, सीमा जानते हैं, बाउंड्री, सीमा क्या बोलते हैं, बाउंड्री, कि सर नए राज्यों की सीमा या बाउंड्री में वृद्धि, कि भैया किसी राज्य की सीमा में वृद्धि या कमी, वृद्धि या कमी, इंक्रीज एंड डिक्रीज, इंक्रीज एंड डिक्रीज, एंड डिक्रीज। ऐसे समझो कि भैया जैसे कि यूपी है, उत्तर प्रदेश है, अब उत्तर प्रदेश का जो बिजनौर वाला क्षेत्र है, जो बिजनौर वाला क्षेत्र है, जो रामपुर वाला क्षेत्र है, रामपुर वाला क्षेत्र, इसको और इसको उत्तराखंड में शामिल करने की बात चल रही है। तो अगर बिजनौर और रामपुर का जो क्षेत्र है, रामपुर और बिजनौर जो है, यदि वो उत्तराखंड में दे दिए जाते हैं तो वो कौन से अनुच्छेद के तहत दिए जाएंगे, तो वो अनुच्छेद 3 के तहत दिए जाएंगे। किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करना हो, राज्य का नाम बदलना, राज्यों के नाम को बदलना, नाम बदलना, राज्यों के नाम बदलना, ठीक है जी, राज्यों के नाम बदलना, बदलना। तो आप क्या कहेंगे कि सर यहाँ पर अगर मैं बात करूँ राज्यों के नाम बदलना, चेंजिंग द नेम ऑफ द स्टेट, चेंजिंग द नेम, द नेम ऑफ स्टेट्स, कि भैया राज्यों के नाम में परिवर्तन करना। एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता देता हूं, जैसे कि उड़ीसा हुआ है, जैसे पहले उड़ीसा हुआ करता था ना, उड़ीसा, उड़ीसा को वर्तमान में क्या बना दिया है, उड़ीसा को ओडिशा बना दिया है, क्या बना दिया है, उड़ीसा बना दिया है। असम को क्या बना दिया है, असम को असोम बना दिया है, क्या बना दिया है जी, असम को असोम बना दिया है। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि सर अनुच्छेद 3 में नए राज्यों की स्थापना होगी जब भारतीय संघ से ही, भारतीय संघ से ही नया राज्य बनेगा। जैसे कि उत्तराखंड बना उत्तर प्रदेश से, बिहार से अलग राज्य बना, मध्य प्रदेश से अलग राज्य बना, इस प्रकार से, इस प्रकार से आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हैं, ठीक है। समय के चक्कर में मत पढ़िए, समझिए, अभी समय बहुत है आपके पास, समझिए, और मैं आपको बहुत अच्छे से ये सारी चीज़ें करा दूंगा। जब आप इसका टेस्ट मैं लगवाऊंगा तो आप लोग आसानी से, कल सैटरडे है ना, कल सैटरडे में टेस्ट करेंगे, सैटरडे में हम लोग टेस्ट करेंगे, जितना भी हमने पढ़ा है सबका टेस्ट कर लेंगे, ठीक है जी। सैटरडे हम टेस्ट किया करेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को। चलिए, तो यहाँ पर हम लोग ये सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं, इसको आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। अब जैसे कि बेटा ये सारी चीज़ें आपको हो गई, आगे बात करें, आगे बात करें। हाँ जी, उत्तरांचल से उत्तराखंड नाम बन गया, बिल्कुल बिल्कुल, एकदम बहुत अच्छा नाम बताया इन्होंने। उत्तरांचल से, उत्तरांचल था पहले, उत्तरांचल से इसको क्या बना दिया, उत्तराखंड बना दिया, क्या बना दिया, उत्तराखंड बना दिया। कितना अच्छा एग्जाम्पल दिया भैया ने, हाँ जी, बहुत बढ़िया। हाँ जी, किसी को कोई समस्या यहाँ पर? एक बच्चा कह रहा है गलत है, क्या गलत है भाई? चलिए दोबारा समझाता हूँ कि जब किसी भारतीय संघ से ही नए राज्यों की स्थापना होती है या छोटे छोटे क्षेत्रों को मिलाकर नया राज्य बनाया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, अनुच्छेद 3 के तहत करेंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि नए राज्यों की स्थापना कौन से आर्टिकल में है, तो 3, अनुच्छेद 3 करेंगे, 2 नहीं। अगर पर्टिकुलर पूछा जाएगा जब किसी दूसरे क्षेत्र को भारतीय संघ में शामिल किया जाता है तब कौन सा आर्टिकल होगा, तब अनुच्छेद 2 होगा, ठीक है। चलिए ये सारी चीजें आप लोग पढ़ लीजिए, आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं सर अनुच्छेद 4 की। किसकी बात करते हैं बेटा? आर्टिकल 4। ये थोड़ा सा आपको परेशान कर सकता है, आर्टिकल 4 थोड़ा सा आपको परेशान कर सकता है। इसमें लिखा है, इसमें लिखा है कि अनुच्छेद 2 और 3 में जो कानून बनाए गए हैं, आर्टिकल 2 एंड 3 कि सर 2 और 3 में जो कानून बनाए गए थे वह कानून संविधान संशोधन नहीं माने जाएंगे, ठीक है जी।
आर्टिकल 2 एंड 3 में जो लॉ बनाए गए हैं वो कानून संविधान संशोधन नहीं माने जाएंगे, ऐसा लिखा है अनुच्छेद 4 में। किसमें? अनुच्छेद 4 में। ठीक है, हाँ जी, चलिए लिख लिया आप लोग। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि अनुच्छेद 2 एवं 3 यानी कि आर्टिकल 2 एंड 3 में बनाए गए कानून को क्या कहते हैं बेटा हम? तो बनाए गए कानून यानी कि लॉज, उन लॉज को संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा। क्या कारण है नहीं माना जाएगा? नहीं माना जाएगा। बताइए कि भैया कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो संविधान संशोधन से संबंधित है? तो आप जानते होंगे संविधान संशोधन आर्टिकल 360 में माना जाता है। संविधान संशोधन किस में होता है? तो आर्टिकल 368 में संविधान संशोधन माने जाते हैं। किसमें? संविधान संशोधन माने जाते हैं। डाउट है? बताइए प्लीज बताएं, क्या डाउट है भैया? हाँ जी, तो अनुच्छेद 4 कहता है कि 2 और 3 में जो कानून बनाए गए हैं वह कानून 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माने जाते हैं। अब क्या हुआ, एक मामला आया सुप्रीम कोर्ट में जब एक मामला आया वेरुवादी वर्सेस यूनियन गवर्नमेंट, वेरुवादी बनाम भारत संघ, उसमें ये पूछा था क्या अनुच्छेद 3 में इतनी शक्ति है, क्या वो भारत के किसी क्षेत्र को, भारत के किसी भूभाग को, लैंड ऑफ इंडियन टेरिटरी, वो किसी दूसरे देश को सौंप सकता है क्या? तो भैया याद रखना सुप्रीम कोर्ट ने रिप्लाई किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 3 के तहत संसद किसी भी भूभाग को, किसी भी लैंड ऑफ इंडियन टेरिटरी को दूसरे देश को नहीं दे सकता। ठीक है जी, दूसरे देश को नहीं दे सकता। अब मैं बेटा बहुत आसान, ये किताबी भाषा अगर होती ना तो बहुत लंबी चौड़ी भाषा है, वो आपको समझ में भी नहीं आती। ये तो मैं जर्नल अपनी भाषा बता रहा हूँ आपको, ये अपनी भाषा बता रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है जिसे हम कहते हैं वेरुवादी वर्सेस भारत सरकार। ठीक है, केस है तो केस तो हिंदी इंग्लिश एक ही रहेगा। तो यहाँ पर वेरुवारी, हिंदी में वेरुवारी लिखा जाता है, वर्सेस यूनियन गवर्नमेंट, भारत सरकार को संघ सरकार भी लिख सकते हैं, यूनियन गवर्नमेंट। ठीक है जी, गवर्नमेंट। तो यहाँ पर आप कहेंगे सर ये 1960 का मामला था। क्या था? 1960 का मामला था। और इसमें क्या कहा गया, एक केस गया सुप्रीम कोर्ट में कि अनुच्छेद 3 में या अनुच्छेद 3 के तहत पार्लियामेंट किसी भी भारतीय भूभाग को एनी इंडियन टेरिटरी को किसी अन्य देश को दे सकता है क्या, किसी दूसरे देश को दे सकता है क्या? तो भैया क्या कहा गया कि संसद ऐसा अनुच्छेद 3 के तहत नहीं कर सकता। ठीक है, इसमें क्वेश्चन था क्या अनुच्छेद 3 के तहत अंडर द आर्टिकल 3 के तहत संसद यानी कि पार्लियामेंट, भारत के पार्लियामेंट
किसी भारतीय भूभाग को, किसी भारतीय भूभाग को, भारतीय भूभाग को, एनी इंडियन टेरिटरी, एनी इंडियन टेरिटरी, इंडियन टेरिटरी को किसी अन्य देश को सौंप सकता है, किसी अन्य देश को दे सकती है। क्या संसद को अधिकार है? दे सकती है। ये क्वेश्चन था, ये क्या था? एक क्वेश्चन था। जब ये क्वेश्चन आया तो सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में क्या जवाब दिया? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद ऐसा नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट का क्या मामला आया? सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट का रिप्लाई क्या आया? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद ऐसा नहीं कर सकती, संसद ऐसा नहीं कर सकती। ठीक है जी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद अनुच्छेद 3 के तहत ऐसा नहीं कर सकती। ठीक है जी। अब एक बच्चा बार बार क्वालिटी 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 में लगा पड़ा है, मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, वो क्वालिटी क्वालिटी में लगा पड़ा है, तो फिर उसको क्या समझ में आ रहा होगा? क्या समझ में आ रहा होगा? नहीं आ रहा होगा। बेटा हमारी तरफ से जो क्वालिटी कम हो सकती है वो हमने कर दी, वो हमने कर दी। ठीक है, बाकी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं 144 में देख लोगे क्लास, आपको नहीं दिखेगी बिल्कुल भी। 240 पर आपको एक क्लास दिखेगी, 240 ही हम लोग कर सकते हैं, वो हमने कर दी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद अनुच्छेद 3 के तहत ऐसा नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने क्या रिप्लाई दिया? तो आप कहेंगे सर सुप्रीम कोर्ट ने कहा संसद यानी कि पार्लियामेंट, संसद पार्लियामेंट, पार्लियामेंट ऐसा नहीं कर सकती, ऐसा नहीं कर सकती। अनुच्छेद 3 के तहत ऐसा नहीं कर सकती। यहां पर लिखना अनुच्छेद 3 के तहत ऐसा नहीं कर सकती, अनुच्छेद 3 के तहत ऐसा नहीं कर सकती, ऐसा नहीं कर सकती है। ठीक है जी, ऐसा नहीं कर सकती। अगर वो किसी भारतीय भूभाग को अन्य देश को देना चाहती है तो उसके लिए संविधान संशोधन करना पड़ेगा। ऐसा करने के लिए संविधान संशोधन करना पड़ेगा। ऐसा करने के लिए संविधान संशोधन करना पड़ेगा, संविधान संशोधन करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। ठीक है जी, ये नोट डाउन कर लो आप आराम से, आराम से नोट डाउन कर लो। अब यही बात हुई जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया संसद को अधिकार नहीं है कि वो अनुच्छेद 3 के तहत किसी भी भारत के क्षेत्र को किसी दूसरे देश को दे दे, तो इसके लिए संसद को क्या करना पड़ेगा? एक संविधान संशोधन करना पड़ेगा, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर वेरूवादी, जो वेरूवादी हिंदी इंग्लिश में वेरूवादी और यहाँ पर वेरूवादी, इसके लिए एक संविधान संशोधन किया गया जिसे 9वां संविधान संशोधन अधिनियम 1960 कहते हैं। 9th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की अगर मैं बात करूं, ये लिख लिया आपने, तो यहां पर हम बात करते हैं कि सर क्या किया गया? एक 9वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया जाता है 1960। ये आप समझ रहे हैं ना मैं इसको क्या लिख रहा हूँ शॉर्ट में? तो इसे हम हिंदी में अगर लिखेंगे तो आप कहेंगे सर हिंदी में 9वां संविधान संशोधन, 9वां संविधान संशोधन। कौन सा संशोधन? 9वां संविधान संशोधन अधिनियम 1960, अधिनियम 1960। ठीक है, और शॉर्ट में मैंने यहां लिख दिया था 9th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1960। इसमें क्या किया कि भारत ने, किसने? भारत ने जो वेरूवादी वाला क्षेत्र जब पूर्वी बंगाल में पड़ता था, वेरूवादी क्षेत्र, वेरूवादी क्षेत्र, वेरूवादी एरिया, वेरूवादी
एरिया पाकिस्तान को दे दिया। किसको दे दिया बेटा? पाकिस्तान को दिया। ये क्वेश्चन पूछा गया है दिया कि भैया कौन सा ऐसा संविधान संशोधन था जिससे वेरूवादी क्षेत्र, वेरूवादी एरिया पाकिस्तान को दे दिया था? तो वो था 9वां संविधान संशोधन 1960। कौन सा? 9वां संविधान संशोधन अधिनियम 1960। ठीक है जी। तो ये वाला क्षेत्र किसको दे दिया था? पाकिस्तान को। अच्छा, एक हाल में और संशोधन हुआ है। हाल में एक संशोधन हुआ है 100वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। CA लिख दूं केवल, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2015। इसमें क्या हुआ है कि भारत ने अपने 111 क्षेत्र, भारत ने अपने 111 क्षेत्र, कितने क्षेत्र बेटा? 111 क्षेत्र, एरियाज किसको दे दिए? एरियाज बेटा बांग्लादेश को दिए। किसको दिए? बांग्लादेश को दे दिए। किसको दे दिए भैया? बांग्लादेश को दिए। किसको दिए? बांग्लादेश को दिए। और बदले में हमें क्या मिला? दिए। और फिर बदले में बांग्लादेश ने हमें क्या दिया है? बांग्लादेश की अगर मैं बात करूं, बांग्लादेश ने बदले में एक्सचेंज, इन एक्सचेंज अगर हम कह सकते हैं, इन एक्सचेंज की अगर मैं बात करूं, इन एक्सचेंज हमें मात्र 51 क्षेत्र दिए हैं। 51 क्षेत्र या 51 एरियाज दिए। कितने एरियाज दिए? तो बांग्लादेश से हमें 51 क्षेत्र मिले और भारत ने अपने कितने क्षेत्र दे दिए? तो भारत ने अपने बेटा 111 क्षेत्र दिए और बदले में भारत को कितने क्षेत्र मिल गए? तो बदले में मात्र 51 क्षेत्र मिले। ये क्वेश्चन लास्ट ईयर पूछा था, तो आप इसको इम्पोर्टेंट बनाकर लिख लो, इसको इम्पोर्टेंट बनाकर लिख लो जी यहाँ पर कि ये महत्वपूर्ण है। ये महत्वपूर्ण है कि भैया 100वां संविधान संशोधन 2015 के द्वारा भारत ने अपने 111 क्षेत्र बांग्लादेश को दे दिए और बांग्लादेश ने बदले में भैया इन एक्सचेंज यानी कि 51 क्षेत्र भारत को मिल गए। अब अमित ठाकुर जी हम क्या कर सकते हैं भाई? चलिए, तो हम लोग यहाँ पर, मैं बेटा अभी बात करवा लेता हूँ, मैं बुला लेता हूँ टेक्निकल टीम को। अगर ऐसा है, अगर इसमें क्वालिटी ज़्यादा हो रखी है तो मैं टेक्निकल टीम को बुला ले रहा हूँ, वो कर देंगे। गोविंद जी बेटा, मेरे हाथ में जो काम होगा, माय डियर ब्रदर, माय डियर एल्डर ब्रदर, यंगर ब्रदर, एल्डर नहीं, एल्डर तो मैं ही हूँ, यंगर ब्रदर, तो जो भी चीज़ें होंगी मैं यहाँ पर बता दूंगा। हाँ विकास कुमार जी, बिल्कुल मैं बिल्कुल आपकी समस्या समझ रहा हूँ कि हम सब लोग मध्यम परिवारों से आते हैं, मीडियम परिवारों से आते हैं, तो मैं देख लेता हूँ कि क्या समस्या आ रही है, वो भी मैं यहाँ पर देख लेता हूँ। ठीक है जी, चलिए ठीक है, बिल्कुल हमारी टीम आ गई है, बिल्कुल। चलिए बिल्कुल बेटा, अभी हमारी टीम जो है चेक कर रही है, हमारी टीम बिल्कुल चेक कर रही है। यहाँ से ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ से तो पूरी जो क्वालिटी है वो जो नॉर्मल होनी चाहिए वही। अब 144 पे तो आपको दिखेगा भी नहीं, 144 पे हम कर भी नहीं सकते ना। एक बेटा आप सेलेक्ट कर सकते हो 144 पर, ठीक है, वो सिर्फ आपको दिख सकती है, समझ गए आप लोग। चलिए, तो यहाँ पर हमने ये पढ़ लिया। अब बात हो रही थी बेटा राज्यों का पुनर्गठन, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन, रीऑर्गेनाइज द स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ लिंग्विस्टिक, यानी कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन। किसके? भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन, ये आपकी क्या रहेगी? हेडिंग रहेगी, पुनर्गठन। इसको इंग्लिश में भी लिख देता हूं, रीऑर्गेनाइज द स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ लिंग्विस्टिक। ठीक है जी,
लिंग्विस्टिक। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने क्या कर लेनी है, पढ़ लेनी है, लिंग्विस्टिक, ठीक है जी। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने पढ़ लेनी है। अब हुआ क्या, भाषा के आधार पर राज्यों की मांग पढ़ते हैं। पहले क्या करते हैं, मांग पढ़ते हैं। हुआ क्या, एक व्यक्ति थे पोटटी श्री रामुलु। पोटटी श्री रामुलु, पोटटी श्री रामुलु ने क्या किया, आंध्र या तेलुगु भाषा के आधार पर एक राज्य की मांग कर दी। किसकी, तेलुगु भाषा के आधार पर एक राज्य की मांग कर दी। कि सर कौन सा राज्य था, भाषा के आधार पर बना पहला राज्य कौन सा था, तो आंध्र प्रदेश है। मैं सारी चीजें बताता हुआ चलूंगा, सारी कोई भी समस्या आप लोगों को लग रहा होगा कि अभी हमें शायद समझ में ना आ रहे, लेकिन जब आप क्वेश्चंस करेंगे ना, आप एक काम करना, पहला भाग लेना, पहला चैप्टर लेना और उसके आंसर्स लगाना स्टार्ट करना किसी भी बुक में। एक क्वेश्चन आप नहीं छोड़ोगे, ये मेरा दावा है, ये मेरा विश्वास भी है इस कंटेंट के ऊपर कि एक भी क्वेश्चन आप नहीं छोड़ोगे, ये मेरा वादा है आप लोगों से, ठीक है। तो हुआ क्या मेरे बच्चे, यहां पर हम लोग मुझे बेटा यहाँ पर सारी चीज़ें बताना, ठीक है। ये सारी चीज़ों को हम लोग चर्चा कर लेंगे, सिंपल सा है। तो यहाँ पहले मांग की बात करते हैं कि सर मांग किसने की थी, डिमांड किसने की थी, डिमांड। चलिए पहले इसको छोड़ते हैं, यहाँ पर पहले धर आयोग पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, धर आयोग पढ़ते हैं, उसके बाद पढ़ेंगे डिमांड। पहले हम धर आयोग पढ़ेंगे, धर आयोग, धर कमीशन, कि भैया धर कमीशन कब बनाया गया था, धर कमीशन कब बनाया गया। धर कमीशन, इसका गठन हो जाता है जून 1948 में। कब हो जाता है, जून 1948 में धर आयोग का गठन हो जाता है। किसका गठन हो जाता है, धर आयोग का। इसके अध्यक्ष कौन थे, इसके अध्यक्ष कौन थे, चेयरमैन कौन थे, तो आप बता देना सर, पूछ लेगा डायरेक्ट क्वेश्चन कि धर आयोग के चेयरमैन कौन थे। तो चेयरमैन पूछेगा तो आप क्या कहेंगे कि सर इसके जो चेयरमैन थे वो एस के धर थे। कौन थे, एस के धर। इन्हीं के नाम पर इस आयोग का नाम रखा गया धर आयोग। ये कब बना, जून 1948 में बन गया। कब, जून 1948। क्यों बनाया गया था, राज्यों का पुनर्गठन किस आधार पर किया जाए, किस आधार पर किया जाए, इस बारे में अगर हम बात करते हैं, इस बारे में अगर हम बात करते हैं तो आप कहेंगे कुर्सी पर कौन बैठा है, कुर्सी पर भैया जो हमारी क्लास कराते हैं, एडिटर भैया बैठे हुए हैं, जो आपकी क्लास कराते हैं, जो आपके कमेंट पढ़ते हैं, ठीक है, तो वो बैठे हुए हैं। हाँ चलिए, तो हम लोग बात करते हैं, चलिए तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे, ये हमारी हेडिंग है और हेडिंग का ये हमारी क्या है, हेडिंग, और ये हेडिंग का पहला पॉइंट है कि धर आयोग, ठीक है। धर आयोग की अगर बात करें तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा दिसंबर 1948 में इन्होंने रिपोर्ट सौंपी और इन्होंने कहा कि भारत में राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर नहीं होना चाहिए। यहाँ पर लिखा ना, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन, मांग चल रही थी बहुत ज्यादा, लेकिन आयोग बना दिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू उस समय कौन थे, उस समय बेटा प्रधानमंत्री बन चुके थे अंतरिम सरकार के, और पंडित डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के कहने पर एस के धर आयोग बना दिया गया, ठीक है। इन्होंने अपनी रिपोर्ट कब दे दी, इन्होंने अपनी रिपोर्ट कब दी थी, इन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंप दी दिसंबर 1948 में। दिसंबर 1948 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंपी और इन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा कि राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर ना हो। इन्होंने क्या कहा, राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर ना हो, के आधार पर ना हो, ठीक है जी, आधार पर ना हो। इन्होंने कहा कि राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर ना हो। द स्टेट शुड नॉट बी फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। तो यहां पर लिखना द स्टेट, इंग्लिश में भी लिख लेना, द स्टेट शुड नॉट बी फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ
ऑफ लैंग्वेज, कि भैया भाषा के आधार पर लैंग्वेज, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं होना चाहिए। इन्होंने कहा राज्यों का पुनर्गठन बेटा उसकी भौगोलिक स्थिति के आधार पर हो, कि भैया गठन किस आधार पर होना चाहिए, तो आप कहेंगे राज्यों का गठन भौगोलिक स्थिति के आधार पर होना चाहिए। किसके आधार पर? भौगोलिक, ज्योग्राफिकल एरिया, भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर होना चाहिए, के आधार पर हो। किसके आधार पर हो? तो आप कहेंगे भैया द स्टेट शुड बी formed on the basis of geographical area, कि भैया ज्योग्राफिकल एरिया के आधार पर ही राज्यों का पुनर्गठन होना चाहिए। और इन्होंने तीसरा पॉइंट क्या लिखा कि फाइनेंशियल, वित्तीय स्थिति के आधार पर राज्यों का गठन हो। किसके आधार पर? वित्तीय स्थिति के आधार पर, स्थिति के आधार पर राज्यों का गठन हो, आधार पर, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंस या फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है? फाइनेंशियल कंडीशन के आधार पर बेटा क्या होना चाहिए? कंडीशन के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हो। द्वारा मैं बता देता हूं कि सर ये बताइए, जब धर आयोग बनाया गया था, धर आयोग जून 1948 में बना, जिसके चेयरमैन या अध्यक्ष थे एस के धर। कौन थे? एस के धर। इन्होंने कहा कि राज्यों का पुनर्गठन दिसंबर 1948 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंप दी और इसमें कहा कि राज्यों का पुनर्गठन द स्टेट शुड नॉट बी फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, कि भैया भाषा के आधार पर राज्यों का गठन ना हो, क्योंकि भाषा के आधार पर तो बहुत सारे राज्यों का गठन होने लग जाएगा। कमल जी बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी बहुत धन्यवाद भैया। सुमित लिख रहे हैं आप लोग 144 में दिख रहा है, तो बेटा आप आपके फोन में 144 होगा, आप वहां पर कर लीजिए, वहां पर आप कर लीजिए। तो इन्होंने कहा कि भाई राज्य जो है वो भाषा के आधार पर नहीं बनेगा, क्योंकि बहुत सारे, भारत में तो बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, तो क्या सभी अपनी अपनी भाषा के आधार पर राज्य बनाने लग जाएंगे? जैसे कि अगर मैं बिहार की बात करूं तो बिहार में भोजपुरी है, मगही है, अवधी है, तो बहुत सारी भाषाएं, तो क्या बिहार में अलग अलग राज्य बन जाएंगे? तो बिहार को तोड़ दिया जाएगा? नहीं तोड़ा जाएगा, ठीक है। कुमाऊं है, गढ़वाली है उत्तराखंड में, तो क्या अलग अलग भाषा पर अलग अलग राज्य बनेंगे? तो इसमें कहा कि भाषा के आधार पर राज्य ना बनाए जाएं, ठीक है जी, भाषा के आधार पर राज्य ना बनाए जाएं। फिर राज्य कैसे बने? राज्यों का गठन भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर हो, ठीक है। कैसे होना चाहिए? स्टेट शुड बी फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया, कि उन एरियाज का ज्योग्राफिकल एरिया क्या है, तो ज्योग्राफिकल एरिया के आधार पर राज्य बने। फिर ये कहा कि वित्तीय स्थिति के आधार पर, मान लीजिए जैसे कि कोई बहुत ज्यादा गरीब क्षेत्र है, तो वो गरीब ही रह जाएगा, वो तो गरीब ही रह जाएगा। अगर फाइनेंशियल कंडीशन के आधार पर राज्य नहीं बनेंगे तो किसी गरीब क्षेत्र को तो गरीब ही बना दिया जाएगा। तो इस प्रकार से राज्यों का पुनर्गठन ना तो भाषा के आधार पर हो, बल्कि भौगोलिक क्षेत्रफल के आधार पर हो और वित्तीय स्थिति के आधार पर हो। अब यहां पर जब रिपोर्ट आ गई तो लोग संतुष्ट नहीं हुए, लोगों ने कहा कि नहीं भैया हम संतुष्ट नहीं है, हमें तो और अभी जांच करो। तो क्या किया गया, एक नई कमेटी और बना दी, एक आयोग और बना दिया। कि सर कौन सा आयोग बनाया गया था? जेबीपी कमेटी बनाई गई थी, जेबीपी कमेटी बनाई गई। जेबीपी कमेटी की अगर मैं बात करूं तो उसमें कौन कौन थे? जे से जवाहरलाल नेहरू, बी से वल्लभ भाई पटेल और पी से पटाभी सितार मैया, ठीक है जी। तो एक कमेटी बना दी गई थी और जिसको हम पढ़ते हैं जेबीपी कमेटी। जेबीपी कमेटी अगर मैं पढ़ लूं कि सर जेबीपी समिति क्या थी? समिति। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं जेबीपी कमेटी, समिति, या इसको इंग्लिश में बोलेंगे कमेटी,
ठीक है जी, COMMITTEE, ठीक है। ये कब बना था? तो ये भी, इसका गठन भी 1948 में ही बना दी थी। ये कब बनाई थी? 1948 में इसको बनाया था। जैसे बन गए थे जवाहरलाल नेहरू, जैसे क्या बने थे? जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। बी से बन गए थे वल्लभ भाई पटेल। कौन? वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल, ठीक है जी, वल्लभ भाई पटेल। और पी से बन गए थे पटाभी सितार मैया। कौन? पटाभी सितार मैया, पटाभी सितार मैया, ठीक है जी। इन तीनों की रिपोर्ट आती है। इन तीनों ने क्या कहा? इन तीनों ने ये कहा कि राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर नहीं होना चाहिए। इन तीनों ने अपनी रिपोर्ट कब पेश कर दी? तो इन तीनों ने अपनी रिपोर्ट कब पेश की थी बताइएगा? तो 1 अप्रैल 1949 में इन्होंने रिपोर्ट पेश कर दी। इन्होंने भी वही रिपोर्ट दी, इन्होंने वही रिपोर्ट दी जो एस.के. धर ने दी थी। एस.के. धर ने क्या कहा था? मेरे साथ बोलिए। एस.के. धर ने कहा कि राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर नहीं होगा, भौगोलिक एरिया के आधार पर होगा, उनकी वित्तीय स्थिति के आधार पर होगा। ठीक है, समझ गए यहां पर? तो आप कहेंगे सर इन्होंने रिपोर्ट दे दी 1 अप्रैल 1949 को, 1 अप्रैल 1949 को अपनी रिपोर्ट दे दी। और इनकी रिकमेंडेशन क्या थी? इनकी रिकमेंडेशन की अगर मैं बात करूं कि सर इनकी सिफारिश क्या थी, सिफारिश या रिकमेंडेशन क्या थी, तो आप कहेंगे सर इनकी रिकमेंडेशन, रिकमेंडेशन। तो आप कहेंगे सर इनकी जो रिकमेंडेशन है वो क्या थी, तो आप लोग बता दीजिए जल्दी से। क्या हो जाएंगी कि भैया सेम, एस के धर की जो थी, यहाँ लिख दूं सेम, क्या सेम लिख दूं क्या? तो आप क्या कहोगे? सेम। राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर हो, ठीक है, भाषा के आधार पर राज्य ना बने। इन्होंने क्या लिखा? भाषा के आधार पर राज्य ना बने। सेम वही रिकमेंडेशन है, भाषा के आधार पर राज्य ना बने, भाषा के आधार पर राज्य ना बने, ना बने। ज्योग्राफिकल एरिया पर कैसे बनेंगे? ज्योग्राफिकल एरियाज के आधार पर राज्य बनाए जाएं, एरियाज के आधार पर या बेस पर राज्य बनाए जाएं, राज्य बनाए जाएं, बनाए जाएं, ठीक है जी। अच्छा, आगे बात करते हैं। इनकी तीसरी रिकमेंडेशन क्या थी कि भैया फाइनेंशियल कंडीशन के आधार पर, किस पर? फाइनेंशियल कंडीशन के आधार पर, किसके? फाइनेंशियल कंडीशन के आधार पर ही क्या होने चाहिए? आधार पर, फाइनेंशियल कंडीशन के आधार पर राज्य बनाए जाएं, आधार पर राज्य बनाए जाएं, राज्य बनाए जाएं, ठीक है जी। ये हम पढ़ लेंगे। अब क्या हुआ? मांग आती है। क्या होता है? मांग आ जाती है। एक व्यक्ति थे जो कहानी में अभी बता रहा था, कुलदीप जी धन्यवाद भैया। एक कहानी में आपको बता रहा था कि भैया पोटटी श्री रामुलु, पोटटी श्री रामुलु ने क्या कहा कि हमें तेलुगु भाषा के आधार पर एक नया राज्य चाहिए। अनशन पर बैठ गए, भूख हड़ताल पर बैठ गए, 56 दिन तक भूख हड़ताल की। हालांकि कहीं कहीं 58 दिन भी दिया हुआ है, हालांकि कहीं कहीं 58 दिन भी दिया हुआ है। तो 56 दिन की भूख हड़ताल के बाद 15 दिसंबर 1952 में उनकी मृत्यु हो गई। जब कोई व्यक्ति भूख हड़ताल पर बैठा और उसकी मृत्यु हो जाए तो सरकार दबाव में आ जाती है। जब सरकार दबाव में आ गई तो सरकार ने मजबूरन पहला राज्य 1 अक्टूबर 1953 में, हाँ नवंबर नहीं अक्टूबर, 1 अक्टूबर 1990 में आंध्र प्रदेश का गठन किया। हालांकि जब पुनर्गठन हुआ तो 1 नवंबर
1956 में, 1 नवंबर 1956 में क्या बन गया था? तो उस समय बन गया था बेटा क्या? आंध्र प्रदेश का पुनर्गठन 1 नवंबर 1956 में हुआ। जबकि भाषा के आधार पर कब बना? तो मैं अभी लिखवा देता हूं ये सारी चीजें। क्या यहां तक लिख लिया? अब बात करेंगे भैया भाषा के आधार पर राज्य की मांग। भाषा के आधार पर राज्य की मांग, पर राज्य की मांग, मांग, ठीक है जी, मांग पूछी जा रही है, ठीक है। अब मांग की बात करेंगे, डिमांड ऑफ द स्टेट ऑन बेसिस ऑफ लैंग्वेज। डिमांड, अगर मैं डिमांड की बात करूं, डिमांड ऑफ द स्टेट बेसिस ऑफ लैंग्वेज, तो इंग्लिश में लिख लेना आप लोग, मैं बोल देता हूं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर क्या है कि भैया पोटिटी श्री रामुलु के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? पोटिटी श्री रामुलु। तो आप कहेंगे पोटिटी श्री रामुलु, रामुलु इनका नाम है, द्वारा की गई। जब इन्होंने इनकी मांग की थी, इन्होंने तेलुगु भाषा के आधार पर, किसके? तेलुगु भाषा के आधार पर, भाषा के आधार पर, क्लियर है। अब इन्होंने क्या किया? 15 दिसंबर 1952 में इनकी हो जाती है मृत्यु। क्या हो गई जी? इनकी मृत्यु हो गई। जब इनकी क्या हो गई भैया? मृत्यु हो गई, सरकार दबाव में आ गई। तो भाषा के आधार पर प्रथम राज्य कब बना है? प्रथम राज्य कब बना था? प्रथम राज्य, फर्स्ट स्टेट कब बना है? फर्स्ट स्टेट कब बना है? तो आप कहेंगे सर भाषा के आधार पर पहला राज्य बनाया गया था 1 अक्टूबर 1953 में, आंध्र प्रदेश। कौन सा बना? आंध्र प्रदेश बना है, ठीक है। लेकिन इसका पुनर्गठन कब हुआ है? पुनर्गठन इसका कब हो जाता है? तो 1 नवंबर 1956 में। और ये अपना स्थापना दिवस भी 1 नवंबर को ही मनाता है। स्थापना दिवस कि सर स्थापना दिवस कब मनाता है? ये 1 नवंबर को ही अपना स्थापना दिवस मनाता है, ठीक है जी। अभी इसमें थोड़ा से पॉइंट बच गए हैं जिनको हम कल कर लेंगे, ठीक है। समझ रहे हैं आप लोग? इसमें अभी बचा है राज्य पुनर्गठन आयोग बचा है, राज्यों के गठन कब कब हुए उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है जी। तो सभी को जय हिंद, जय भारत।